डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त जो हम सवाल पढ़ रहे हैं ये एक बहुत ही अहम सवाल है, ठीक है ना। और मैं समझता हूँ कि ये आता ही आता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा, या तकरीबन अगर देखा जाए तो हर साल कंज्यूमर बिहेवियर से कोई ना कोई सवाल जरूर आता है। कोई भी साल ऐसा नहीं होता कि जिसमें कंज्यूमर बिहेवियर से सवाल ना आए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में आपको हर हाल में ज़रूर पढ़ना चाहिए, और न सिर्फ इसको आप पूरा पढ़ेंगे बल्कि आप इसको पूरा याद भी करेंगे, क्योंकि इसमें कहीं से भी कुछ भी आ जाएगा ना। अच्छा, बीकॉम का जो तरीका होता है पेपर आने का, वो भी कुछ इस तरीके से पेपर आता है कि कहीं से भी आ सकता है, सही है ना। मतलब टॉपिक होगा वही, अब आएगा कहीं से भी लेकिन टॉपिक वही होगा। तो कंज्यूमर बिहेवियर टॉपिक में से सवाल आना जरूरी है। अब कंज्यूमर बिहेवियर के टॉपिक में से कहां से आ जाएगा, ये जो ट्रेडिशनल तरीका होता है प्रिडिक्ट करने का कि पिछले साल नहीं आया तो इस साल आएगा और उस साल नहीं आया तो उस साल आएगा, ये पहले होता था। अब हमेशा ऐसा नहीं होता, बीकॉम लेवल पर ऐसा नहीं होता। तो इसमें तरीका क्या है कि आपने पूरा टॉपिक कवर करना होता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर जो इस वक्त हमारा टॉपिक चल रहा है, और उसकी बिल्कुल हम पीक पर आ चुके हैं इस टॉपिक के, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर जो शुरू हुआ था वो यूटिलिटी से शुरू हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, तो हमने देखें ये जो सवाल हमारा चल रहा था इसमें हमने क्या किया, थोड़ा मैं बता दूं थोड़ा सा दोबारा से फिर। तो इंडिफरेंस कर्व एंड एक्सप्लेन एमआरएस। तो इंडिफरेंस कर्व मैंने आपको बताया पहले क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कि एमआरएस क्या होता है, ठीक है ना। अब हम जो है अगला सवाल शुरू करेंगे। नया सवाल मैं लिख रहा हूं तो आप भी साथ साथ लिख लें। रजिस्टर पेन और हैंड फ्री, जैसा कि मैं आपको पहले भी काफी बार कह चुका हूं कि रजिस्टर पेन और हैंड फ्री जरूर होना चाहिए। तो एक्चुअली वी आर स्टार्टिंग अ न्यू क्वेश्चन। एक्सप्लेन consumers equilibrium in डिटेल। ये हमारा सवाल है जो इस वक्त हमें करना है। ओके अम्माज, मैंने आपको मैसेज देख लिया। हेलो जी, अस्सलाम। ऐसा कैसे हो सकता है, सेम आईडी सेम पासवर्ड है और बाकी सब आ चुके हैं आपकी क्लास के। रीस्टार्ट करो, रीस्टार्ट करें, रीस्टार्ट करके, ठीक है। हाँ फोन रीस्टार्ट। अच्छा जी, तो पहले मैं अनम्यूट करता हूँ, भाई ने कहा है कि उसको अनम्यूट कर दे। जी अम्मा। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अम्मा, बड़े दिनों बाद देख रहा हूँ तुम्हें तो मैं। नहीं सर, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, आज मेरी फर्स्ट क्लास अच्छा है। अच्छा, वो दूसरा अम्मा था। अच्छा हाँ बोलो, खैर बोलिए। सर कि आपका कोर्स कितना आगे तक चलेगा, और जो आप कवर कराएंगे क्या? जी बिल्कुल, असल में होगा ये कि हमारे पास सारे जो लेक्चर्स हैं ना वो रिकॉर्डेड हैं। तो होता ये था कि अगर ट्रेडिशनल तरीका होता है, हमारा जो क्लासरूम होता है उसमें एक डिसएडवांटेज था आपके लिए, वो ये था कि आप जब कोई नया स्टूडेंट आता है तो उसके लिए कोई भी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता था ऑप्शन। अब हमारे पास सारे रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, क्योंकि हमारे पास सारी रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, तो हम आपको सारी प्रोवाइड करेंगे। मैनेजमेंट जो है जहां फीस भरते हैं वहां आप उनसे कहिएगा तो इंशाल्लाह वो आपको इसकी डिटेल बताएंगे, ठीक है। हेलो। ओके सर, अच्छा, अब आप ये करें कि थैंक यू। रजिस्टर उठा लें और साथ साथ थैंक यू आपने सर। लिखना। ओके, साथ साथ लिखना होगा आपने, तो ये साथ साथ लिखिएगा। अच्छा, सो जरा आवाज अगर आपको सही आ रही है तो जरा मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, और जो जो इस वक्त आ चुके हैं चैट में प्रेजेंट भी लिख दीजिएगा। अच्छा जी,
तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? पहले, इससे पहले कि हम कुछ लिखें, सबसे पहले मैं आपको डिटेल बताना चाहूंगा इसकी। अच्छा जी, सबसे पहली बात यह है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी पोजीशन को कहते हैं जहां पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर मैक्सिमाइज हो जाए। यानी जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अगर अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाए, अगर कंज्यूमर का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाए, यानी कि जितना ज्यादा उसे सेटिस्फाई किया जा सकता है, अगर उतना सेटिस्फाई कर दिया जाए, जितना ज्यादा उसे सेटिस्फाई किया जा सकता है अगर उतना कर दिया जाए, तो दिस इज बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ पोजीशन वेयर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर इज मैक्सिमाइज्ड, यानी कि उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कहां पहुंच जाए? अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाए। यानी कि उन पैसों के अंदर जितना ज्यादा से ज्यादा वो मुतमईन हो सकता था, अगर उतना मुतमईन हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी हेडिंग आएगी इसके अंदर, तमाम स्टूडेंट्स को मैं पहले कह चुका हूं हाथ क्या हाथ आपने लिखना है। तो ये सबसे पहली जो हेडिंग आएगी हमारी, दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ओके, सो व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये हम लिखेंगे इसमें। अच्छा जी, consumers equilibrium is a position where the level of satisfaction of consumer is maximum with the consumption of all his income। सही है जी। तो हमने क्या लिखा? देखिए बहुत ही आसान अल्फाज हैं, साथ साथ आप लिखेंगे इंशाल्लाह तो बात आपके समझ में आएगी। अब अगर किसी को सवाल है तो वो चैट में लिख ले और हम एट द एंड ऑफ द सेशन हम आपको जवाब देंगे। अच्छा, जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया उनके लिए मैं इतना ये कहूंगा, जो आप ऐसा करें कि जैसे आपको फिलहाल में ये नया सवाल हमने शुरू किया है, यहाँ से आप इसको समझने की कोशिश करें और ये अपने पास कम से कम अपने पास लिखें जरूर, ठीक है ना। इसके इमीडिएट जो पिछली कुछ वीडियोस है वो इंशाल्लाह आपसे शेयर हो जाएंगी। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ पोजीशन वेयर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर इज मैक्सिमम विद द कंजम्पशन ऑफ ऑल हिज इनकम। यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है उस पोजीशन को कहते हैं जहां पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर इज मैक्सिमम, यानी कि बिल्कुल ही ऊपर है, सबसे ज्यादा है, विद द कंजम्पशन ऑफ ऑल हिज इनकम, जहां पर उसकी सारी आमदनी इस्तेमाल हो जाए, यानी कि जहां पर उसका सारा पैसा क्या हो जाए? खत्म हो जाए, पूरा हो जाए और मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो जाए। सही है ना? चलो ये लिखा। अगला नेक्स्ट पैरा से हम लिखना शुरू करें दोबारा। Every consumer wants to maximize his level of satisfaction. Every consumer wants to maximize his level of satisfaction. But
this equilibrium depends on the following points। ठीक है जी। अब इस इक्विलिब्रियम को अगर समझना है तो दिस इक्विलिब्रियम बेसिकली डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब जो पॉइंट्स का हम जिक्र कर रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम बेसिकली उन पॉइंट्स पर बेस करता है। सही है? अच्छा जी। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? सबसे पहले इसमें आएगा जी ये, यानी कि पहला सवाल में से मैं कॉपी कर रहा हूं क्योंकि ये सेम है, तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप भी इसको कॉपी कर लीजिएगा। सबसे पहली जो हेडिंग है वो सबसे पहले यही आती है इस सवाल में भी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये दो पैरा लिखने के बाद ये आ जाएगा। देखिए ये आपने सवाल लिखा, ठीक है ना? तो ये दो पैराज आपने लिखे, इसके बाद आपने हेडिंग डाली, पहली हेडिंग इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स व्हिच शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव द सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। ये अभी आप लोगों ने देखी डायग्राम, ये डायग्राम भी आप लोगों ने बना ली है, ठीक है ना, क्योंकि ये लास्ट वीडियो में थी। अब आएगी नेक्स्ट हेडिंग। आप अपने पास इतना लिख लें बस खाली कि ये जो इंडिफरेंस कर्व वाला जो हेडिंग, इंडिफरेंस कर्व वाली जो हेडिंग थी पिछले सवाल में, वो हेडिंग इस सवाल में भी लिखनी है। यानी कि देखें ये दोनों सवाल एक साथ तो नहीं आएंगे, ठीक है ना? या तो वो पहला वाला सवाल आएगा एग्जाम में, या तो ये दूसरा वाला आएगा। तो इंडिफरेंस कर्व की जो हेडिंग है, इंडिफरेंस कर्व की जो हेडिंग है वो पहले सवाल में भी थी और इस दूसरे सवाल में भी इंडिफरेंस कर्व की हेडिंग है। आप अगर एक ही बार लिख लें तो बेहतर है, लेकिन ये अपनी याद दिलाने के लिए, क्योंकि आपको पता है एग्जाम होने में वक्त है, आप जब तक भूल जाएंगे, आपको यही याद नहीं होगा कि परसों आपने क्या खाया है, तो आपको ये कैसे याद रहेगा कि ये वाली हेडिंग लिखनी है नहीं लिखनी। तो एक जुमला लिख लें खाली इसमें सवाल में कि भाई ये इंडिफरेंस कर्व वाली हेडिंग विद डायग्राम हमें इधर बनानी है, ठीक है ना? और फिर आप हेडिंग डाल दें नई नेक्स्ट हेडिंग, इंडिफरेंस कर्व मैप। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज इंडिफरेंस कर्व मैप। डाल दी हेडिंग। इंडिफरेंस कर्व मैप की हेडिंग डाल दीजिए। ओके, बहुत ही आसान है सवाल। अगर इसको अब तहम्मुल से मैं आपको पढ़ाऊंगा, स्लोली आप भी स्लोली पढ़ते जाएं, तो इंशाल्लाह बहुत आसान रहेगा। तो बिल्कुल भी किसी चीज को सर पे सवार नहीं करना, ठीक है ना? ओके, अब देखें मैं बहुत ही प्यारा सा जुमला लिखता हूँ, आप भी लिखिए। व्हेन वी ड्रॉ various indifference curves on a single diagram, comma, it is called indifference curve map, full stop. It can be explained by the following diagram। ठीक है जी, ये आप लिखिए कि when we draw various indifference curves on a single diagram, it is called indifference curve map। When we draw various indifference curves on a single diagram, comma, it is called indifference curve map।
It can be explained by the following diagram. Okay, ये लिखने के बाद नाजरीन आपको एक डायग्राम बनानी होगी। जहाँ तक मेरा ख्याल है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में वो डायग्राम मैंने दे दी थी। I am going to post right over here. जैसे ये एक इंटरफेरेंस कर्व बनी हुई है, 3 बन जाएंगी एक साथ उसमें ना। ये डायग्राम बना लें आप लोग, इंडिफरेंस कर्व मैप। ये आपके सामने डायग्राम नजर आ रही है। लेकिन ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर गुड वाई लिखा हुआ है, वाई एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर गुड एक्स लिखा हुआ है, वाई एक्सिस पर गुड वाई लिखा हुआ है। और इंडिफरेंस कर्व 3 बनी हुई है। जैसे पिछली वाली जो हमारी वो थी एक डायग्राम, उसके अंदर जो थी ये एक कर्व थी, अब इसके अंदर 3 है। तो व्हेन वी ड्रॉ वेरियस इंडिफरेंस कर्व ऑन अ सिंगल डायग्राम, इट इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व मैप। जब हम एक ही डायग्राम पर एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व बना देते हैं, उसे कहा जाता है इंडिफरेंस कर्व मैप। जरा जल्दी से ये बना लें। हमाद में भी थोड़ी देर में आपको करता हूँ अभी, बना के जरा डन करके लिखें आप चैट में, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बना ली क्या? जा रहे हैं। डन, वेरी गुड वेरी गुड। 2 की आवाज आ गई। आवाज आ रही है अभी? मेरी आवाज आ ही रही होगी अभी, जब भी आपने रिप्लाई कर दिया। तो जल्दी से बना लें, जिन्होंने नहीं बनाई वो स्क्रीनशॉट ले लें या तो, ताकि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। ठीक है, इतने आप बनाए इतने हम हमाद सुन लेते हैं। हमाद हमाद हमाद, ये कहाँ गया हमाद?
जी अम्मा। सर सबसे पहले तो मुझे पूछना था सर, ये चैप्टर का पहला क्वेश्चन है चैप्टर का, ये कौन सा वाला क्वेश्चन है चैप्टर का ये? देखिए ये जो चैप्टर है इसके दो हिस्से हैं, ठीक है ना, बाकी सबके अभी फायदा हो जाएगा ठीक है। आपके सवाल से। ये चैप्टर के दो हिस्से हैं, एक है यूटिलिटी और एक है इंडिफरेंस कर्व। यूटिलिटी इसका चैप्टर का जो पहला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। दूसरा टॉपिक इंडिफरेंस कर्व अभी जो शुरू हुआ है आपके लिए बेटा, ये आज ही शुरू हुआ है। आपके फेसबुक ग्रुप में मैंने पोस्ट की थी, इससे पहले वाली वीडियो को आपने देखी है? यस सर, वो देखिए। पूरी देखी? हाँ बस, तो वहीं से शुरू हुआ है ये। बेसिकली पहला ही सवाल है, बस ये समझ लें। पहला वो था, दूसरा ये है अच्छा ये। सर, दूसरा दूसरा ये पूछना था सर, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो आपने पहले हेडिंग दिलवाई थी, उसके नीचे इन डिफरेंस कर्व की हेडिंग थी जी सर। उसके उसके बाद आपने कुछ नहीं भेजा, तो उसके बाद आपने फिर डायरेक्ट वो इंडिफरेंस कर्व की मैप की हेडिंग लगवाई और अपने जी डायग्राम हाँ, उसकी वजह ये है शो कर दी कि थी। आपने जो वीडियो इससे पिछले वाली देखी है उसके अंदर इंटरफेस कर्व की हेडिंग भी थी और उसका मटेरियल भी था। वही मटेरियल इसमें सेम जो है एज इट इज कॉपी पेस्ट होगा, ठीक चलो है? ठीक है, यहाँ वहाँ से कॉपी कर लें। हाँ सेम एज इट इज होगा, उसके बाद हेडिंग आ जाएगी ओके इंटरफेस कर्व सर, मैप की। शुक्रिया। ओके, अच्छा जी। तो अब आपने एक ये बना लिया है, तो हम दोबारा चलते हैं शेयर की जानिब, और इस न्यू शेयर करके आपको मैं शेयर करता हूँ दोबारा। वर्ड अलग अलग करे क्या था, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, assumption of dominance। अच्छा जी, तो इंटरफेरेंस कर्व मैप, व्हेन वी ड्रॉ वेरियस इंटरफेरेंस कर्व ऑन अ सिंगल डायग्राम, यानी कि जब बहुत सारी इंटरफेरेंस कर्व एक डायग्राम पे बनाए तो वो इंटरफेरेंस कर्व मैप कहलाता है। यकीनन आपने बना लिया, ठीक है ना? अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। जो डायग्राम आपने यहाँ पर बनाई है, यकीनन इससे पहले आपने यहाँ पर डायग्राम की हेडिंग डाली, वो डायग्राम अभी आपने बना ली। डायग्राम बनाने के बाद आपने हेडिंग डाली एक्सप्लेनेशन, ठीक है जी। अब एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे इन द above mentioned diagram, in the above mentioned diagram, जी बिल्कुल, आज जो हमने टॉपिक शुरू किया इसका नाम डिफरेंस कर्व है। इसका ये दूसरा लेक्चर है डिफरेंस कर्व का आप सबके लिए। इन द above mentioned diagram there are three indifference curves. In the above mentioned diagram there are three indifference curves. The higher indifference curve to the right of another shows higher level of satisfaction. In the above mentioned diagram, there are three indifference curves. The higher indifference curve to the right of another shows higher level of satisfaction. ठीक है जी। यानी अभी हमने क्या कहा कि जो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर थ्री इंडिफरेंस कर्व्स आ रही हैं, लेकिन जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो कर रही है, ठीक है जी। अब देखिए ये जो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व है, अब देखिए इसमें तीन है। पहली जो है वो IC1 है, दूसरी जो है वो IC2 है और तीसरी जो है वो IC3 है। यानी जो जितनी ऊपर है वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उतना ही ज्यादा शो कर रही है। कोई भी इंडिफरेंस कर्व वो जो जितनी ज्यादा ऊपर है, यानी कि इंडिफरेंस कर्व का ज्यादा ऊपर होना मतलब उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उस इंडिफरेंस कर्व में ज्यादा होना, ठीक है जी। अब IC1 जो इंडिफरेंस कर्व है हमारी IC1, उसमें जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है IC2 में उससे ज्यादा है और IC3 में IC2 से भी ज्यादा है। अगर मैं आपसे सवाल करूं, चैट में आपने जवाब देना है, अगर मैं आपसे सवाल करता हूं कि इन तीनों इंडिफरेंस कर्व में सबसे ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कौन सी इंडिफरेंस कर्व का है और सबसे कम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कौन सी इंडिफरेंस कर्व का है, इसका जवाब आप दें चैट के अंदर, ठीक है ना? तो आई होप के बात आपके समझ में आ गई होगी जो हमने एक्सप्लेनेशन में लिख लिया। ओके, नाउ बैक टू एक्सप्लेनेशन। ओके, नाउ
आगे बढ़ते हैं जी। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग, बस इतनी इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन होगी। BUDGT बजट लाइन। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग प्लीज, बजट लाइन। अच्छा, मेरी प्रेडिक्शन सुन लें। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि इस साल ये सवाल आएगा। मेरी प्रोडिक्शन ये है जनाब कि आना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज बजट लाइन। अब लिखते हैं इसको दोबारा से। इसी सवाल की नेक्स्ट हेडिंग आपने डाल दी, बजट लाइन। द बजट लाइन शोज the extent to which a consumer can consume units of different goods. The budget line shows the extent to which a consumer can consume units of different goods. ठीक है जी। तो बजट लाइन क्या करती है? बजट लाइन ये शो करती है कि किस हद तक, एक्सटेंट का मतलब क्या है, किस हद तक a consumer can consume consumer can consume units of different goods, यानी कि कोई भी कंज्यूमर कितने मजीद यूनिट्स जो है वो कंज्यूम करता है। दिस बजट लाइन डिवाइड the whole area into two sections. This budget line divide the whole area into two sections that are अफोर्डेबल एरिया, इन्वर्टेड कॉमास में कर देंगे जी, और खूबसूरती चाहिए ऐसे, इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे। अफोर्डेबल एरिया एंड अगेन इन्वर्टेड कॉमास ओपन, will be unafford unaffordable area. This budget line divide the whole area into two sections that are affordable area and unaffordable area. Right. Next line. It can be explained by the following diagram. Now the heading is diagram. अब इसकी हेडिंग आएगी बजट लाइन की। बजट लाइन की जो डायग्राम है वो भी मैंने पहले से ही आपको वैसे तो व्हाट्सएप कर दी थी, अब वो यहाँ आएगी।
लिख लिया? बजट लाइन की अब आपको डायग्राम दिखाता हूँ। तो आपके पास है, अब यार इसको सीधा कैसे करेंगे? शायद यहाँ से उसको उतारना ही पड़ेगा। चल करता हूँ। ओके, शेयर। जी बोलिए नबिया, क्या कह रही हैं? ये रही डायग्राम, इसको सीधा करना होगा। ये डायग्राम है। बजट लाइन। अच्छा, स्क्रीन पे कुछ नजर नहीं आ रहा, ऐसे कैसे हो गया यार? Is it? ऐसा है? अब देखें, आ रहा है नजर? मैं जरा दोबारा से शेयर करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब आना चाहिए नजर मेरे हिसाब से। नजर आ रहा है? तो ये अफोर्डेबल एरिया है और अनअफोर्डेबल एरिया है। ये बजट लाइन की डायग्राम है, ये आपने यहाँ पर बनानी होगी। बनाएं फटाफट ये डायग्राम और फिर बताएं। इतना भी बनाए, इतना मैं थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ।
कि अफोर्डेबल एरिया विद इन द बजट लाइन, ठीक है जी, और आउटसाइड द बजट लाइन इज अनअफोर्डेबल एरिया। अफोर्डेबल एरिया का मतलब ये है कि इस लाइन के अंदर ये ए से बी तक जो रेड लाइन ये जा रही है, ये बॉर्डर है, इसके अंदर रहते हुए आप खरीदारी कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन इससे बाहर जो अनअफोर्डेबल एरिया है वहां जाकर आप खरीदारी नहीं कर सकते। आपकी आमदनी इतनी है जो कि आपका अफोर्डेबल एरिया है। ये जो आपका अफोर्डेबल एरिया है ये आपकी आमदनी को जाहिर कर रहा है, आपकी आमदनी को शो कर रहा है। और ये जो बाहर है ये अनअफोर्डेबल एरिया, यानी कि ये वो है जो आपकी आमदनी से बाहर है। जब आपकी आमदनी बढ़ेगी, हम आगे आने वाले सवालों में से देखेंगे, जब आमदनी बढ़ेगी तो ये अफोर्डेबल एरिया जो है ये और बढ़ जाएगा और अब अनअफोर्डेबल एरिया कम हो जाएगा इसके मुकाबले में। तो ये जब अनअफोर्डेबल एरिया कम होगा, जब आमदनी बढ़ेगी तो अफोर्डेबल एरिया बढ़ जाएगा। यानी कि ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये मैं जरा नोट्स ले लूं, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये वाला, ये पूरा जो एरिया है ये बढ़ेगा जब आमदनी बढ़ेगी। फिर इसी तरह आमदनी अगर कम होगी तो अफोर्डेबल एरिया भी शॉर्ट होता जाएगा, सुकड़ता जाएगा आमदनी के कम होने की सूरत में, ठीक है ना। तो ये यकीनन आपके पास समझ में आ जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं पहले 5 जोड़ी कपड़े खरीद रहा था और सैलरी नहीं मिल रही है लॉकडाउन की वजह से, तो अब जाहिर है कि मैं उतने कपड़े अब नहीं खरीदने की पोजीशन में, क्योंकि सैलरी कम मिल रही है, ठीक है। तो अफोर्डेबल एरिया, जब सैलरी कम मिलेगी तो अफोर्डेबल एरिया भी कम हो जाएगा। इसी तरह अगर लॉटरी लग जाती है और बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, ठीक है जी, बहुत ही अमीर घराने में लेट्स सपोज शादी हो जाती है, अब इतना माल और दौलत आ जाएगा तो अफोर्डेबल एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो कि बजट लाइन आपके समझ में आ गई होगी। बजट लाइन क्या करती है, टोटल एरिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है, एक को अफोर्डेबल एरिया कहते हैं और एक को अनअफोर्डेबल एरिया कहते हैं। ये भी मैंने आपको उसमें लिखवा दिया। और ये आपने वो मुहावरा सुना होगा, जितने पाँव होने, जितनी चादर उतने पाँव फैलाओ। तो ये वो चादर है, इसके अंदर ही पाँव फैलाने, इसी के अंदर आपने जो भी खरीदारी करनी, जो भी कुछ करना है वो इसी के अंदर करना है। एक अमीर आदमी अगर नेस्ले का पानी पीता है और एक गरीब आदमी